स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 12 फरवरी सामाजिक विज्ञान में 18 नंबर पक्का करने वाला हूं। ठीक है, ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा हूं क्योंकि आप सभी का जो 3 नंबर का जितना भी प्रश्न होगा, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है वो आपका लघु तरीका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों टोटल मैं आपको आज की इस वीडियो में 30 गो प्रश्न बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आपका 8 गो प्रश्न एग्जाम में छप चुका है। ठीक है, और इसमें से दोस्तों आपको जो 6 का उत्तर देना है, और ये तीनों का 6 आपका 3 नंबर का प्रश्न है, तो आपको 18 नंबर आज की इस वीडियो से पक्का होने वाला है। स्किप करने का दोस्तों कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का वीडियो अपलोड हो चुका है, अभी हम लोग 3 नंबर का वीडियो देखेंगे, फिर 5 नंबर का प्रश्न का जवाब का सवाल आएगा। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो 12 फरवरी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को लेकर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारा प्रश्न आपका 3 नंबर ये वाला प्रश्न है। ठीक है, टोटल 30 गो प्रश्न बताएंगे, जिसमें आपका 8 गो एग्जाम में आ चुका है, और जिसमें से आपको 6 गो का जवाब ही देना है। ठीक है, 6 18 नंबर पक्का। देख लीजिए दोस्तों, साफ साफ लिखे हैं कि 12 फरवरी सामाजिक विज्ञान में 18 नंबर पक्का। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट को हम लोग देख चुके हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टोटल 30 गो बताएंगे, 8 गो एग्जाम में छप चुका है, जिसमें से 6 गो का जवाब देना है। आपका 18 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को समझाएंगे, आपके दिमाग में ठोकेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है कि G77 की स्थापना की गई, क्यों की गई। एक वर्ड आता है G77, क्या आता है G77। ठीक है, क्या आता है G77 क्या है, तो G77 का मतलब होता है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि G77 क्या है, तो G77 का मतलब होता है विश्व के विकासशील समूह को G77 कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। उसका बाद दोस्तों हम लोग पूछा कि G77 का स्थापना काहे किया गया, जैसे कि इसका मतलब बना कि G77 विश्व के विकासशील समूह को कहा जाता है, मतलब कि इसमें बड़े बड़े अलग अलग देशों से क्या होगा, माल्य का विकसित होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, G77 का मुख्य उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चा माल का सही दाम मिल सके, तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिल सके। जैसे कि दोस्तों हम आपको बताएंगे G77 का मतलब होता है विश्व के विकासशील देशों का समूह, और ये जो एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो आपका क्या करता है, विश्व के अनेक देशों से संबंध बनाता है, और अपना जो भी उत्पादक होता है उसको दोस्तों विकसित बाजार में बेचता है, ताकि उसे उसका अच्छा रकम मिल सके, अच्छा प्राइस मिल सके। ठीक है, कौन से सामान को बेचता है, कच्चा माल को। ठीक है, खाने पीने वाला सामान को। ठीक है, तो यहां पर इस तरह इसका उत्तर को लिख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा गया है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था ना। इसमें बोला है कि इस समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। औद्योगिक मतलब जानते हैं, कल कारखाना। ठीक है, तो भारत का जो कल कारखाना था वो अपने आप इतना तेजी से ग्रो हुआ, इतना तेजी से, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध दोस्तों होने का मतलब है कि जो है छोटा मोटा नुकसान नहीं करता। ठीक है, बड़ा बड़ा नुकसान करता है, जानलेवा पूरा दम मार काट। ठीक है, गाड़ी बंदूक पूरा दम चलता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसमें बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के जो समय था, ब्रिटेन में दोस्तों बहुत सारा मशीन था, लेकिन जब पहला जो विश्व युद्ध हुआ तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन क्या क्या सब चीज जो भी उस कंपनी में बनाया जाता था उसको छोड़ दिया और अपना बचाव में लग गया। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। ठीक है, वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सके, यानी कि जो भी उत्पादक बनाता था वो भारत में नहीं बेचने लगा, उसका निर्यात बंद कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाह रहा था। ठीक है, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर मिल गया। भारत के उद्योगों बोले कारखानकार है, कंपनी, भारत के जितने भी कंपनी है छोटे बड़े, उनको पनपने का सुअवसर इसलिए मिला क्योंकि ब्रिटेन से जो भी निर्यात होता था वो सभी का सभी ठप हो गया, बंद हो गया, वो अपने बचाव में लग गया। तो भारत के जितने भी छोटे बड़े कंपनी थे, ठीक है, वो अपना उत्पादन को तेजी से ग्रो कर पाया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की बजाय, विभिन्न चीजों की बजाय सैनिक की सामग्री बनाने में लग गया। और इंग्लैंड में दोस्तों इसी प्रकार से, इंग्लैंड किसको कहते हैं, ब्रिटेन को ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटेन में जो क्या हुआ, अलग अलग चीजों पर अलग अलग जो चीज बनता था, ठीक है, उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद सैनिक का जो है कपड़ा बनाने लगा। ठीक है, कि विश्व युद्ध में
अच्छा से अच्छा जो है हम लोग जो है क्या कर सके, तो मार काट को हम लोग कम कर सके, ठीक है। इसलिए भारतीय उद्योगों को रात रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया, इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों का था, भारत में लौह आयस्क किन 3 वितरण, ठीक है, किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखे। लौह आयस्क दोस्तों बोलता है भारत का जो लौह आयस्क है, ठीक है, भारत में जो लौह आयस्क है किन्हीं 3 वितरण क्षेत्र, कहां कहां जो वितरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दोस्तों लोह अयस्क झारखंड में, कर्नाटक में और उड़ीसा में पाया जाता है। कहां कहां सबसे ज्यादा लोह अयस्क पाया जाता है? लोह अयस्क कैसा संसाधन है, नवीकरणीय के अनवीकरणीय, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जो कि झारखंड में, कर्नाटक में और उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? लोकतंत्र में, ठीक है, जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसमें दोस्तों राजनीतिक जो दल होता है इसका जरूरत क्या है? तो इसका जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जैसे लिखा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की निम्नलिखित कारणों से जरूरत है। पहला, सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु। सरकार का जो समर्थन कौन करता है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल करता है, ठीक है, चाहे छोटा पार्टी को चाहे बड़ा पार्टी को, ठीक है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाता है और सरकार देश के लिए उत्तरदायी सरकार की आवश्यक। मतलब कि देखिए लोकतंत्र के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में, तो बहुत सारे नेताओं दोस्तों मिलकर के क्या करता है, एक सरकार बनाता है जो कि लोकतंत्र को, जनता के प्रति दोस्तों उसको, ठीक है, भविष्य उज्जवल के लिए जो है कुछ शपथ दिलाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर को लिख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर, लोकतंत्र किस प्रकार सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है? लोकतंत्र दोस्तों कैसे दोस्तों सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य को स्थापित करता है? अधिकतर देशों में सामाजिक विविधताएं मौजूद है। हर एक समाज में कई प्रकार की विविधता होती है, जैसे कि धर्म पर, प्रजाति पर, जाति पर, लिंग पर, संस्कृति इत्यादि। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजातियां रहती है, ठीक है, अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। तो जिस प्रकार से लोकतंत्र में अपने सभी नागरिकों को, ठीक है, लोकतंत्र में अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, रंग, धर्म, जाति, संस्कृति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसीलिए तो लोकतंत्र इसको कहा जाता है। इसको तानाशाही क्यों नहीं कहा जाता? लोकतंत्र का मतलब होता है कि सबको एक समान मानना, ठीक है, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, ठीक है, सबको एक समान दर्जा दिया जाता है। और इस प्रकार से लोकतंत्र अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा देश की सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो दोस्तों लिखिएगा, यही लिखिएगा कि लोकतंत्र में सभी प्रकार के जीव जंतु, ठीक है, धर्म के, जाति के लोग, संस्कृति के लोग, ठीक है, लिंग के लोग पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो पाए जाते हैं लोग, उन्हें लोकतंत्र में एक समान दर्जा दिया जाता है, एक समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है, एक समान कानून पास करने का मौका मिलता है। और इसी कानून पास करने में लोकतंत्र जो है क्या करता है, सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए 6 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण दोस्तों फिर से प्रश्न आ गया, हम आपको शॉर्ट में भी समझाए थे 2 नंबर में, ठीक है, और ये 3 नंबर में अभी आ गया। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव का वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए शब्द दोस्तों अगर यहाँ करण हम लोग छोड़ दें तो वैश्वी आता है। वैश्वी मतलब विश्व, और विश्व मतलब होता है वर्ल्ड, ठीक है, विश्व मतलब क्या होता है, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अलग अलग देशों के जुड़ाव के अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स अपने आप जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। जैसे कोई कंपनी अगर जूता का निर्माण करती है तो वह जूता विश्व के हर एक देश में बेच सकता है, ठीक है, और यह वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारत में सब चीज नहीं मिलता है, ठीक है, बड़ा बड़ा दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी है गया, ठीक है, आईफोन हो गया, तो आईफोन भारत में तो ज्यादा बनता नहीं है, ठीक है, भारत में बहुत, ये भारत का कंपनी नहीं है, दूसरा कंपनी का है, ठीक है। तो आईफोन हो गया या फिर कई प्रकार की जो है गाड़ी हो गया, ठीक है, लैम्बोर्गिनी या फिर बड़े बड़े जो महान गाड़ियां होते हैं, ठीक है, तो जो सभी गाड़ी क्या होता है, तो वैश्वीकरण से निर्यात होता है जो कि भारत में आता है, ठीक है, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। चलिए यहाँ पर जूता के हम आपको निर्माण के बारे में बताए थे, वैसे हालांकि जूता तो भारत में भी बनता है, ठीक है। 7 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? देखिए एक शब्द आता है बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय में एगो कंपनी नहीं होगा, बहुत सारा कंपनी। जैसे कि ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। ऐसी कंपनी जो विश्व के विभिन्न देशों में एक जगह उसका कारोबार नहीं होता, यहाँ लंदन में हो गया, तो साउथ अफ्रीका में हो गया, तो अमेरिका में हो गया, तो भारत में हो गया,
तो अलग अलग जगह कारोबार स्थापित करता है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। वो एक जगह से पैसा नहीं कमाता, हर एक जगह से कमाता है, ठीक है। यह कंपनियां अपने देश के अलावा और भी बहुत सारे देश में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करता है। इन कंपनियों की अपने देश के अलावा और भी देशों से संपत्ति है, तो जैसे कि मैं आपको बता दिया, ठीक है। बहुराष्ट्रीय का मतलब ही दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह अपना कारोबार को स्थापित करता है, ठीक है, अपना बिजनेस चलाता है और उस बिजनेस से अलग अलग जगह से अलग अलग पैसा उसको मिलता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है हाथ से बने हुए वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। हाथ से जब वस्त्र बनाया जाता है, ठीक है, उसका क्या मुख्य विशेषता है, उसका फीचर क्या बढ़िया क्या लगता है, ठीक है। तो हाथ से बने हुए वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, हाथ से बने हुए, ठीक है, बुने हुए, बुने बोले या बने बोले, क्योंकि हाथ से जो वस्त्र होता है उसको बुना ही जाता है, ठीक है। तो हाथ से जो बुने हुए वस्त्र पर हमेशा हम जो है विशेष व बारीकी डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम लोग जो सुई धागा से ऐसा ऐसा डिजाइन बना लेते हैं जो कि बहुत ही रोचक लगता है, जो कि मशीन से संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए क्या बोलता है गुमांसतों की नियुक्ति किया था, ठीक है। तो संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया, ठीक है, तो उसमें जो भी बुनकर था, ठीक है, जो भी काम करता था कंपनी में, उसके ऊपर दोस्तों निगरानी रखा जाता था, जिसे दोस्तों गुसमता कहता है, ठीक है, गुसमताओं कहता है। तो ये क्या है इसका बारे में आपको बताना है, ठीक है, लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमस्तताओं को नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने, कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए आपका जो वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए थे, जिसे गुमस्तताएं कहा जाता है। मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो आपके ऊपर निगरानी रखा, यानी कि कहें दोस्तों कि जो भी कंपनी होता है उसमें दोस्तों देखिएगा कोई मुंशी होता है, ठीक है, या फिर ऐसा आदमी होता है जिसको उसको बोलता है कि जो कंपनी है उसमें आप देख रेख कीजिए कौन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, उसी को कहा जाता है गुसमता, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बात है 10 नंबर का था हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकताएं क्यों है। तो दोस्तों जो हमें मिनरल जो होता है, ठीक है, तो उसको संरक्षण मतलब कि उसको बचाना हम लोग को काहे है, ठीक है, क्यों जरूरी है उसको बचाना, ठीक है, यही पूछा आप सभी से। हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकताएं इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिज पर निर्भर है। कृषि और उद्योग, कल कारखाना और खेती, ये दोनों का दोनों मिनरल पर ही क्या है तो टिकाऊ है, ठीक है, ये निर्भर है, डिपेंड है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य होता है, जो कि दोस्तों ज्यादा उपयोग करने पर यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, पानी तो हालांकि वो आते रहेगा, ठीक है, और दोस्तों कई प्रकार का कोयला जैसे हो गया, ठीक है। तो ये जब जो आपका चीजें हैं इसको बचाना बेहद ही जरूरी है ताकि आने वाला पीढ़ी इसका उपयोग कर सके, ठीक है। चलिए 11 राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल का कार्य क्या क्या है, उसका वर्क क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए उत्तर, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, क्या करता है, चुनाव। जैसे कि हम आपको बताएं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि वो पार्टी बनाता है, ठीक है, और पार्टी बनाता है क्यों, चुनाव लड़ने के लिए। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ता है। सरकार और जनता के बीच मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। तो वही वाला दोस्तों अगर सवाल इसमें भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इसको पॉइंट में लिखा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। चलिए मतलब कि देखिए राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ता है। चुनाव इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको सत्ता में आना है, ठीक है, उसको पॉलिटिक में आना है। पॉलिटिक में आता है तो कहता है कि हम शपथ लेते हैं कि जो है विकास करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, रोड बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 12 शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। अगर दोस्तों मान के चलिए लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो अशिक्षित है, वो शिक्षित नहीं है, ठीक है, अशिक्षित है, तो दोस्तों जो लोकतंत्र के लिए एक क्या हो जाएगा, चुनौती का कारण होगा। और चुनौती क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि जैसे लोकतंत्र में मान के चलिए कि कोई सा भी योजना आता है, ठीक है,
सरकारी योजना आता है या किसी भी प्रकार का योजना आता है, ठीक है, तो ये जो योजना है अगर शिक्षित लोग होगा तो उसका लाभ उठा देगा, क्योंकि उसको पता है, उसके बारे में वो जानकारी ले सकता है। और जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसको उस नोटिस के बारे में, उस सूचना के बारे में नहीं पता चलता है, जिसके कारण लोकतंत्र में वो जो उस सूचना या फिर उस अधिकार का लाभ ना उठा पाता है। अगर इसको भी लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 3 में से 3। तो जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों लिखे हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा विशेषकर राजनीतिक शिक्षाओं के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतंत्रीय अधिकारियों में अज्ञान रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वास्थ्य लोकतंत्र में विकास में महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती बन सकती है। जो बोले दोस्तों उसको लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए, फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। सेम बातें बताई गई कि शिक्षा अगर है तो दोस्तों शिक्षा के सहारे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है। बस एक शॉर्ट में आंसर। 13 नंबर, ऋण की शर्तें का उल्लेख करें। ऋण क्या है? ऋण मतलब कर्ज, ठीक है। कर्ज क्या है इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। कर्ज के बारे में दोस्तों बताना है थोड़ा बोरा। तो ऋण के शर्तें निम्नलिखित, ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या बात का फॉलो करना होगा। तो ऋण लेने वालों को बैंकों में जो है अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अगर दोस्तों आप ऋण लेते हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, तो बैंक से बैंकों को अपना प्रमाण पत्र देना पड़ता है। मतलब कि हम इसी देश का निवासी हैं, कहीं और का नहीं है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, जैसे कि मेरा पास आधार कार्ड है, बैंक का पासबुक हो गया, या फिर किसी प्रकार का पैन कार्ड है उसका जो है, किसी प्रकार का सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट को फिल करना होता है, जमा करना होता है। ऋण के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। और गारंटर दोस्तों इसलिए बनाया जाता है, यदि आप उस ऋण को नहीं चुका पाते हैं तो जो आपका गारंटर बनेगा, ठीक है, वो उस ऋण को चुकाएगा। और ये ऐसा ही होता है क्योंकि बैंक ये जो गारंटर खोजता है, ठीक है। ए व्यक्ति ऋण लेना चाहता है तो ये बी व्यक्ति को गारंटर बनाएगा, बोलेगा चल भाई हम ऋण ले रहे हैं, तो मेरा जो गारंटर बन जा, हम इतना पैसा लेंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे बोल के इतना और हो जाए ज्यादा ले। तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी का गारंटर मत बनिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर का था विश्व व्यापार संगठन WTO के उद्देश्य को लिखें। 2 उद्देश्य हुए, ठीक है। सबसे पहले एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, WTO इसका स्थापना कब हुआ? सभी का नीचे कमेंट में आना चाहिए, नेम के साथ आंसर कमेंट में आना चाहिए कि WTO का स्थापना कब हुआ। नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। लिखना है कि विश्व व्यापार जिसको हम लोग WTO कहते हैं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करता है, उसमें समानता हो, खुलापन हो, वह बिना किसी के भेदभाव के हो। विश्व व्यापार संगठन किसी के भी भेदभाव को लेकर नहीं किया जाता है, वो एकदम खुलापन करता है, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है, ठीक है। जो भी व्यापार होता है इस देश से उस देश में, तो उसको वो निपटाने का काम करता है, उसको सुलझाने का काम करता है, ठीक है। 15 नंबर, भारत के एक खाद्य, ठीक है, उद्योग ने भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं। उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। मैंने भारत में एक खाद्य फसल का, खाद्य माने खाने वाला फसल, ठीक है, उसके बारे में बताना है और उसको उगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको बताना है। तो चावल भारत के एक प्रमुख खाद्य फसल, इसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए जाके जो ज्यादा से ज्यादा जो पानी इकट्ठा हो सके। और एक बात लिख लीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि चावल की खेती करने के लिए किन किन भौगोलिक परिस्थितियों को देखरेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसके बारे में लिखिए। तो लिखिएगा, पाला में उष्ण और आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है, समतल भूमि होना चाहिए ताकि जल जो है ज्यादा से ज्यादा दिन तक इकट्ठा रहे, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा रहना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से चावल की खेती की जाती है। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर का था राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। माने कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ता है
और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। तो राजनीतिक दल के दोस्तों बारे में हम आपको बहुत कुछ बता दिए, उसमें अगर कुछ भी चीज इसमें ऐड कर दीजिएगा फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो जो समझा रहे ना उसको समझ के जाइए और उसी को लिख दीजिए, फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायित्व शासन है। लोकतंत्र किस रूप में उत्तरदायी मतलब कि जैसे कि हम लिखे हैं लोकतंत्र जनता खुद अपने लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायित्व होती है। लोकतंत्र के बारे में तो हमको पता है कि अगर कुछ भी आए तो आप लिख सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र का ही निवासी हैं आप। भारत एक विशालतम लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी देश है, इन कंट्री है, ठीक है। क्योंकि भारत में जो जनता ही क्या करता है, किसी भी सरकार को गिरा सकता है, किसी भी सरकार को सत्ता पर बैठा सकता है। ये जनता का हाथ में, लोकतंत्र में यही होता है कि जनता अपना मर्जी से चाहे तो किसी भी सरकार को क्या करता है, उसको उसका अधिकार देता है, यानी कि सत्ता पर बैठाता है, किसी भी सरकार को चाहे तो गिरा सकता है। सब चीज जो है लोकतंत्र में जनता के आधार पर अधिकार क्या होता है, ठीक है, उसके हाथ में होता है, किसी भी विरोधी दल को वो गिरा भी सकता है, ठीक है। बस इतना भी लिख दीजिए, नंबर फुल में फुल लिखे हैं। लोकतंत्र में जनता अपने सरकार का खुद चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह उत्तरदायित्व होती है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल सरकार की आलोचना भी करती है, इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। बस और कुछ क्या, कुछ नहीं, ये इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंदों के बीच बैंक मध्यवर्ती की भूमिका कैसे निभाता है। थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चाहे तो इसको लिखे जाए, चाहे जो समझाएंगे उसको लिखे। देखिए यहाँ जो ये लिखे हैं ये उसी भाषा पे लिखे जो हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कोई हार्ड भाषा नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला अतिरिक्त मुद्रा, शब्द पकड़िएगा, ठीक है। हम हर एक बार बोलते हैं कि शब्द पकड़िए, उसी से आपका उत्तर बन जाता है। अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब समझते हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जिसका पास अगर ज्यादा पैसा है, ठीक है, जिसका पास ज्यादा पैसा है क्या करता है, मान के चलिए किसी के पास ज्यादा पैसा 10 लाख 20 लाख रुपया है, ठीक है, क्या करेगा दोस्तों, बैंक में जमा कर देता है, ठीक है। बैंक में क्या करता है, जमा करता है। तो बैंक में जब जमा करता है तो 10 लाख 20 लाख से उसको ब्याज भी मिलता है, ठीक है, उसको ब्याज तो मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना कारोबार स्थापित करना चाहता है, रोजगार को आगे बढ़ाना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, तो बैंक से हो सकता है वो ऋण लेने के लिए जाए तो बैंक उसको ऋण देगा। और जब बैंक से वो ऋण लिया, ठीक है, अगर उस व्यापार में, उस रोजगार में उसका विकास हुआ, वृद्धि हुआ, ठीक है, लाभ होने लगा, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग जरूरतमंदों के बीच जो बैंक बहुत मस्त भूमिका निभाता है, ठीक है। बस जो बोले हैं लिख दीजिएगा, जैसे लिखे अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंक में जमा करवा देते हैं, चाहे जहां से उन्हें ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। बैंक उस जमा राशि को ऋण देने का प्रयास करता है, ठीक है, प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंदों उचित दर पर ऋण मिल सके। और इस प्रकार अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग जरूरतमंदों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। 2 उद्देश्य, ठीक है। चलिए WTO वही वाला, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, पर्यावरण और संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। WTO के बारे में दोस्तों यहाँ पर 2 एकदम उद्देश्यों के बारे में बताना सिंपल है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करता, जो भी उत्पादन होता है, जो भी व्यापार होता है, ठीक है, उसको बताता है, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण करता है और उसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। 20 नंबर 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में जब बंगाल में पटसन दोस्तों पैदा किया जाता था, ठीक है, उगाया जाता था या फिर उत्पादन किया जाता था, तो उस पर उस समय वहां के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर के माध्यम से समझते हैं। 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमतें में भारी गिरावटें आ गए, इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूबे। आप देखिए जो प्रश्न का जवाब लिखे ना तो बहुत ही शानदार लिखे। 1929 की बात कर रहा है, अभी तो 2024 चल रहा है, इसका बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1929 में दोस्तों देखिए बंगाल में जो भी पर्सन पैदा किया था, ठीक है, ये देखिए कोई भी अगर चीज, अगर देखिए कोई भी अगर बिजनेस चलाता है
या फसल उपजाता है, किसी भी प्रकार का उत्पादित वस्तु को उपजाता है, ठीक है, तो देखिए वहां पर वो सोचता है कि हमें जो भी हम खर्चा लगा रहे हैं उससे हमें दोगुना मिले, ताकि हम जो है अच्छी तरह से दो रोटी खा सके। लेकिन दोस्तों 1929 में ऐसा नहीं हुआ। जो भी पर्सन पैदा किया था, ठीक है, वो चाहा जिस कीमत पर उसको बेचना चाहिए उस कीमत पर नहीं बिका। अब नहीं बिकने के कारण घाटा में चल गया। 50 रुपये खरीदा था कोई चीज, अब वो सोचा कि 200 हम लोग 100 रुपये बेचेंगे, अब 50 रुपये नहीं बिका, 25 रुपया बिका, 30 रुपया बिका। अब इसको भी नहीं बेचेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब मजबूरी में इसको बेचा। अब इसको बेचा तो क्या हुआ, कर्ज में डूब गया, उसके ऊपर ऋण हो गया। बस यही लिख दीजिएगा, ठीक है, बस यही लिख दीजिएगा। चलिए 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों, काहे देता था दोस्तों, कई बार, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। ऐसा इसलिए जिनके कारण निम्नलिखित है: श्रमिकों की अधिकता, श्रम की मौसमी मांग, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग, हाथ से बनी वस्तुओं के बीच आकर्षण। अभी हम लोग देखिए ना कि जो है हाथ से बने हुए वस्त्रों के बीच उसका विशेषता क्या है, तो देखे थे कि जो भी हाथ से चीज बनता है उसके प्रति आकर्षित होता है व्यक्ति लोग, उसके प्रति जो चाह बढ़ जाती है, टिकाऊ वस्त्र बन जाता है, और यहाँ पर मशीन का समस्याएं भी खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए 22 पवन ऊर्जा क्या है। तब पवन ऊर्जा दोस्तों नाम से पता चलता है कि पवन हवा की बात किया जा रहा है। ठीक है, तब बहती हवा सत हवा, ठीक है, बहती हवा सत हवा नहीं, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो भी पवन बह रही है, फ्लो कर रहा है, उससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा, जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, आप रहे चाहे ना रहे। ठीक है, पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होता है, बिजली भी बनता है। देखेंगे विंडमिल नाम सुने होंगे। ठीक है, 3 गो पंखी होता है, बहुत ही ऊंचा ऊंचा लगता है। कहाँ लगता है, जहां तेज हवाएं चलती है। ठीक है, तेज हवा चलता है ताकि वहां से ऊर्जा उसको मिले, ऊर्जा उत्पादित हो, ठीक है, उत्पन्न हो, बिजली मिले, एनर्जी मिले। बस लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक दल के दोस्तों प्रमुख कार्य क्या है, इसको लगता है हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है, तो इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम समझा दिए। ठीक है, ये रिपीट हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चुनाव लड़ता है, नीति कार्यक्रम करता है, सरकार के मध्य व्यवस्था की भूमिका निभाता है, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देता है। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। चलिए 24 नंबर, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। बहुत मस्त। सूचना माने देखिए एक शब्द आता है सूचना, और ये सूचना शब्द से ही हम आपको 100 गो वर्ड समझा देंगे। सूचना का मतलब दोस्तों जैसे कि अगर लोकतंत्र में कोई भी चीज सरकार की अपेक्षा के अनुसार योजना लागू हुआ, मान के चले कि 1000 व्यक्ति को, ठीक है, फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा, फ्री में गैस दिया जाएगा। तब फ्री में जो गैस दिया जाएगा ये पता किसी को नहीं चला, ये लोकतंत्र में बात रखा गया। अब ये बात जब रखा गया तो ये किसी को पता नहीं चला कि 1000 लोगों को सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, 2 दिन हो गया, नहीं पता चला। अब सूचना का अधिकार देखिए क्या काम किया, ये आपका सूचना का जो अधिकार है पत्र में, ठीक है, पत्रकारिता जिसको हम लोग बोलते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के रूप में लिख दिया कि मोदी सरकार द्वारा 1000 व्यक्ति को फ्री में सिलेंडर दिया जाएगा। अब जब इतना लिखा तो ये सूचना का माध्यम बन गया, और जितने भी लोग थे 140 करोड़, उसमें से 1000 को गैस सिलेंडर मिलेगा। तो वो सब जो है पूरा एकदम जहां भी जो योजना हुआ वहां पर कागज को सबमिट किए, मतलब इस प्रकार से सूचना का अधिकार होता है। ठीक है, बता दिए, लिख दीजिए, नहीं तो ये लिख दीजिए। लोकतंत्र में जनता को वह अधिकार होता है कि वह सरकार द्वारा चलाए गए विकास कार्यों को सही जानकारी रख सके। इसी उद्देश्य में 2005 का सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, और ये अधिकार 2005 में बनाया गया। 2005 में मनरेगा का भी उत्पादन हुआ था। ठीक है, चलिए, ताकि विकास कार्यों के विलंब सही तरीके के धन से व्यय नहीं हो सके। ठीक है, घटिया काम होने की स्थिति में कोई भी यह जानकारी ले सके कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। इस प्रकार सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। बस लिख दीजिए। और कोई भी बुरा काम होता है तो उसको सूचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है, ताकि उसे
चाहे कोई भी सरकार हो, गलत काम करता है उसको जेल में डाला जा सकता है। जैसे कि हेमंत सोरेन सीएम आपका चल गया ना जेल, ठीक है, जेल चल गया, गलत काम किया चल गया। बस इसी प्रकार से सूचना का अधिकार काम करता है, ठीक है। 25, बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक पैसा कैसे कमाता है, ठीक है, आय पूछा मैंने, बैंक पैसा कैसे कमाता है? तो बैंक उद्योगों माने कल कारखाने, कंपनी हो गया, बड़ी सारा व्यक्तियों को कई तरह के लोन देता है। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंक की कमाई होता है। तो क्या, जैसे हम आपको बताए ना ऋण की शर्तें का क्या भूमिका है, तो जब ऋण देता है बैंक दोस्तों जब ऋण देता है तो फ्री में ऋण नहीं देता है, ठीक है। इसके बदले वो ब्याज रखता है कि 1000 रुपया में हम आपको 10% का सूद लेंगे, ब्याज लेंगे, ठीक है। 2000 में 5% लेंगे, माने कि कितनों सूद ले, तो उसी का जो सूद होता है, ठीक है, ब्याज होता है, वही उसका, उससे बैंक क्या करता है, उसका पैसा माने कि बैंक का आय होता है, बैंक कमाता है ब्याज के द्वारा, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा आगे। 26 नंबर, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं, किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए। व्यापार और निवेश, ठीक है, चलिए, और उदारीकरण और वैश्वीकरण सब आ गए, एक ही बात लिख देते हैं। तीनों प्रक्रिया निम्नलिखित, पहला, विकसित देशों की बहुत ही बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग है जहां विश्व में बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। देखिए दोस्तों, जूता चप्पल तो हर एक इंसान पहनता है और इसका उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो क्या कहता है, जो बहुत ही बड़ा बड़ा कंपनी होता है, ठीक है, वो छोटे कंपनी को ऑर्डर देता है कि तुम मुझको 100 गो जूता रेडी करके दो, मैं तुमको इतना पे करूंगा, उतना दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। जो भी वो ऑर्डर उसका दिया और ऑर्डर को वो मान लिया, ठीक है, उसको जितना भी काम दे वो कर लिया। अब वो काम करने पर तो उसका एक ब्रांड नाम दे दिया कि इस ब्रांड का ये जूता है, नाइक का है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का जूता है, शूज है, ठीक है। तो उसको एक नाम दिया जिसके कारण उसका एक ग्राहकों को फिर बेचता था, ठीक है। पब्लिक को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है, ठीक है। चलिए 27, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखें। कहाँ कहाँ है दोस्तों कोयला पाया जाता है, उसके बारे में बताना है। भारत में सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है दोस्तों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा बहुत सारी नदी घाटी है जिससे कि प्रमुख रूप से कोयला पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी नदी घाटी है जहां से कोयला का निर्माण हुआ है। 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 3 और प्रश्न बचा दोस्तों। यहां तक पहुंचे तो बने रहिए वीडियो पे, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना प्यार से समझाएं, एक एक प्रश्न को सबको समझा के रहे, ठीक है। ये ना कि पढ़े और आगे बढ़े, तो ऐसा काम हम नहीं किए, समझा के आगे बढ़े, ठीक है। लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था? तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पत्ता में आती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, उसकी वैधता खत्म हो जाती है। मतलब वही बात लिखे हैं दोस्तों कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में जनता सरकार का चुनाव करती है, जनता जो चाहे वो कर सकती है। तो लोकतंत्र के बारे में जो भी बातें बताए हैं लिख दीजिए, नंबर फुल का फुल, ठीक है। चलिए 29 नंबर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। वही बात किया गया है, जरूरतमंद और आपका अधिक पैसा वाला के बीच में बैंक कैसे मध्यवर्ती भूमिका निभाता है, ठीक है। वही प्रश्न है, मतलब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया इस प्रकार से कि ऋण जो है विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो ऋण दोस्तों कैसे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ऋण लेता है, कर्ज लेता है और उस कर्ज से अगर उसका विकास हो जाता है तो वो ऋण उसके लिए विकास का महत्वपूर्ण विश्लेषण बन जाता है, ठीक है। जैसे लिखते हैं, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है, उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देने के लिए, विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बस छोटा सा उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट दोस्तों प्रश्न है और एक जरूरी बात, इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, कहां मिलेगा आपको दोस्तों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ रहेगा, जैकबोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस 12 फरवरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उस पर टिक कीजिएगा, ठीक है, क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ जो मिल जाएगा, वहां पर सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखता दोस्तों कि ऋण की शर्तें का वो लिख कीजिए। तो ऋण के लिए निम्नलिखित शर्तें होती है,
ऋण लेने वाले को बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, ऋण लेने के गारंटर का होना आवश्यक है। हम आपको ये प्रश्न बता चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और टेलीग्राम में दोस्तों जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस उसमें भी देते हैं, ठीक है, एग्जाम से लेकर अनेक प्रकार से लेकर। तो सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और 18 नंबर कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। चलिए, बहुत ही मस्त।